वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट किया है। अब है सेकेंड लेक्चर की बारी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ब्रीदिंग है क्या, व्हाट इज ब्रीदिंग। ठीक है, सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है। तो इट इज द एंट्री ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग ऑफ फाउल एयर। क्या होता है कि इट मीन्स कि फ्रेश एयर की एंट्री एंड फाउल एयर की एक्सहेल करने को ब्रीदिंग कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं एंड ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो चलिए हम एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं। क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो एज यू रीड earlier oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acid, etc. to derive energy to perform various एक्टिविटीज। ठीक है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म आपका सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड एक्सेट्रा को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इनडायरेक्टली यूज करते हैं, जिससे बहुत सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आवश्यक एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, बहुत सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आवश्यक एनर्जी प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक reaction. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. क्या होता है कि एबव कैटाबॉलिक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है जो हार्मफुल है, इसीलिए यह आवश्यक है कि सेल्स को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाए एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कराई जाए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कराई जाए। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रिस्पिरेशन। क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड सेल में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड सेल में प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की इस प्रोसेस को ब्रीथिंग एंड इसे कॉमनली रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, इसे कॉमनली क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन कहते हैं। प्लेस योर हैंड्स इन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। ठीक है, अगर आप अपने हाथों को चेस्ट पर रखिए तो आप चेस्ट को ऊपर नीचे होते हुए फील कर सकते हैं। यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीथिंग। हाउ डू वी ब्रीथ? द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आप जानते हैं क्या ब्रीथिंग के कंसिस्टेंस है, ठीक है, ये ब्रीदिंग के कॉज है, ठीक है, ये ब्रीदिंग के लक्षण है, ठीक है, जिसको कारण भी बोल सकते हो आप। हम सांस कैसे लेते हैं, हाउ डू वी ब्रीथ, ठीक है, हम सांस कैसे लेते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन एंड ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने अभी यहाँ रिस्पिरेशन बोला। ठीक है, तो रिस्पिरेशन की टू टाइप्स होते हैं, एक आपका हो गया एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एक होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, आपका एक होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है कि रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट होता है। ठीक है, जो आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन है ये डू नॉट प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रिस्पिरेशन के प्रेजेंस में कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, एब्सेंस रहेगा ऑक्सीजन तभी ये कंप्लीट होगा। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज इज मच हायर, इसमें मच हायर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एनरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज इज लोअर रेट, इसमें लोअर रेट में एनर्जी रिलीज होती है। आपका जो एरोबिक रिस्पिरेशन है ये टेक प्लेस बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, लेकिन जो आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन है ये ओनली इन साइटोप्लाज्म में होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है आपका। ठीक, समझ में आया आपको? ये जो आपकी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन होगा तो इसको एक्टिव बोलेंगे, अगर एक्सहेलेशन होगा तो इसको पैसिव बोलेंगे। ठीक है, इट इज फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस दोनों होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस दोनों होते हैं इसमें। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए हम देखते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है। ठीक,
तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पे हम ये देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स के डिफरेंट ग्रुप के बीच, ठीक है, एनिमल्स के डिफरेंट ग्रुप के बीच ब्रीथिंग की मैकेनिज्म मेनली उनके हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। क्या होता है कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अपने इंटायर बॉडी सरफेस से, ठीक है, अपने इंटायर बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन द्वारा करते हैं, ठीक है। Earthworms use their moist cuticle and insects have a network of tubes, tracheal tubes to transport atmospheric air within the body। इसमें क्या होता है कि एर्थवर्म अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल को रिस्पिरेशन के लिए यूज करता है एंड इंसेक्ट की बॉडी में ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। इसके द्वारा होता है इसमें इंसेक्ट्स में स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स ब्रोंकियोल एक्सप्रेशन आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस व्हेयर इज वेस्कुलराइज्ड बाय कॉल्ड लंग्स। पल्मोनरी रिस्पिरेशन आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट्स की बॉडी में ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जिसको ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है, जिनसे एटमॉस्फेरिक एयर उनके बॉडी में डिफरेंट पार्ट में पहुंचती है, ठीक है, जिनसे उनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचती है ताकि सेल्स गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर सके। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में रिस्पिरेशन स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर गिल्स द्वारा होता है, ठीक है, इसका रिस्पिरेशन गिल्स द्वारा होता है, इसीलिए इस रिस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल रिस्पिरेशन, ठीक है। इस रिस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंकियोल रिस्पिरेशन, क्योंकि इसका रिस्पिरेशन जो है गिल्स के द्वारा होता है, ठीक, समझ में आ गया आपको। लेकिन जबकि टेरेस्ट्रियल प्राणी जो है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में रिस्पिरेशन वेस्कुलराइज्ड बैग्स लंग्स द्वारा होता है। इस रिस्पिरेशन को पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं बिकॉज ये रिस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है, लंग्स के द्वारा होने वाले रिस्पिरेशन को पल्मोनरी रिस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। Among vertebrates, fishes use gills, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs. Amphibians like frogs can respire through the moist skin, cutaneous respiration also. क्या होता है कि वर्टिब्रेट्स में फिशेज गिल द्वारा, ठीक है, गिल्स के द्वारा रिस्पायर करती है, जबकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स लंग्स द्वारा रिस्पायर करते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स अपनी मॉइस्ट स्किन के द्वारा, ठीक है, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन इसको बोलते हैं क्योंकि रिस्पायर करते हैं। मैमल्स में एक पूर्ण विकसित रिस्पायरेशन सिस्टम होती है, ठीक है, मैमल्स में। अगर आपसे कोई पूछे इसमें कि आपके जो स्पॉन्जेस है, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, अर्थवर्म किससे रिस्पिरेट करते हैं, तो आप क्या बताओगे, तो आप ये बताओगे कि एंटायर बॉडी सरफेस डिफ्यूजन, ठीक है। अर्थवर्म की बात करेंगे तो वो मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा होता है, ठीक है। अगर इंसेक्ट की बात करें तो वो मालपीजियल ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, फिश, ये सब गिल्स के द्वारा रिस्पायर करते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब लंग्स के द्वारा रिस्पायर करते हैं। इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात कर ली, ठीक है, कि ऑर्गन के कौन से रिस्पायरेटरी कैसे वो रिस्पायर करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रिस्पायरेटरी पाथवे की, जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन नीट में क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, नीट में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले जो है एयर कहाँ से होके कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एयर है हमारा वो एक्सटर्नल ओपनिंग में, ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग से होते हुए नेजल चैम्बर में जाता है, ठीक है, नेजल चैम्बर से इंटरनल नेजर में जाता है, ठीक है, उसके बाद इंटरनल नेजर में जाता है, उसके बाद नेजोफेरिंग्स में जाता है, उसके बाद फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स के बाद ग्लोटिस में जाता है, ग्लोटिस के बाद लेरिंग्स में जाता है, उसके बाद ये ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई में जाता है, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई में जाता है, उसके बाद से ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में जाता है, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर टर्सरी ब्रोंकाई में जाता है,
टर्सरी ब्रोंकाई में जाने के बाद ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाता है, ठीक है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाता है। उसके बाद से ये एल्ब्यूलर, ठीक है, एल्ब्यूलर डक्ट में जाता है, एल्ब्यूलर डक्ट में जाता है आपका ये एयर। उसके बाद से एल्ब्यूलर सैक में जाता है और लास्ट में कहाँ पे आता है, एल्ब्यूलाई में आपके, ठीक है। तो जो ये पैसेज हम आपको बता रहे हैं ये पांचवे बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के बेसिस से, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि सबसे पहले जो एयर है एक्सटर्नल ओपनिंग से होते हुए नेजल चैम्बर में जाएगा, उसके बाद इंटरनल नेजर में, फिर नेजोफेरिंग्स में, फेरिंग्स में, उसके बाद ग्लोटिस में, ग्लोटिस के बाद लेरिंग्स में, उसके बाद ट्रेकिया में, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, एल्ब्यूलर डक्ट में, एल्ब्यूलर सैक, उसके बाद एल्ब्यूलाई में जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रिस्पिरेटरी पाथवे क्या है तो बता लोगे ना, बता लोगे, याद कर लेना कि ऐसे ही जाएगा। फिलहाल हम लिख नहीं पा रहे हैं, इस पर बोर्ड तो है नहीं, जितना लिखने का प्रयास कर पा रहे उतना कर रहे हैं। तो चलिए अब हम यहीं पे अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।